Today my topic relating to rule of law. This is a very important and debatable topic. And my topic cover the whole discussion is based on the 4 points. Number 1, origin of rule of law. Number 2, concept of rule of law. Number 3, some important case law in which the rule of law will differ. And number 4, connection of rule of law with Article 14 with suitable case law. If we discuss the 4 aspects of rule of law, the whole discussion will be summed up. Now, my first topic is origin of rule of law. Before discuss the term origin of rule of law, this term is taken from the French phrase "la principle de légalité," which means principle of legality. The principle of legality here means the law completely boycott the system of arbitrariness from the principle of लॉ एंड जस्टिस. तो जब हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड जस्टिस में आर्बिट्रेरीनेस की जो पावर होती है उस पावर को कंप्लीटली हटाने का प्रयास करता है कि आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए, मनमानापन नहीं होना चाहिए. अब अगर हम इसके रूल ऑफ लॉ के ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन को हम 2 पार्ट में बांट करके पढ़ सकते हैं. पहला जो इनका एंशिएंट आइडियोलॉजी है, ओरिजिन है, उसकी बात करें. अगर हम एंशिएंट ओरिजिन की बात करते हैं तो उसमें हमें ग्रीक फिलोसोफर जो प्लूटो और एरिस्टोटल है, उन्होंने रूल ऑफ लॉ के बारे में 350 BC बिफोर ही उन्होंने बात की है. 350 BC में उन्होंने बात की है कि रूल ऑफ लॉ क्या है. तो अरिस्टोटल ने उसको समअप करते हुए कहा कि लॉ गवर्न ऑन दोज इन पावर शुड बी सर्वेंट ऑफ द लॉ. मतलब अरिस्टोटल ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति लॉ बनाता है उस पे भी लॉ शासित होता है, लॉ उसको भी गवर्न करता है. इसका मतलब लॉ मेकर भी लॉ के अंदर ही रह करके काम करेगा. इस सिद्धांत को अरिस्टोटल ने विस्तृत तौर पे बताया नहीं, उसकी गहन विवेचना नहीं की. और इसीलिए जब हम रूल ऑफ लॉ को पढ़ते हैं तो हम अरिस्टोटल को नहीं कहते कि यह इसका फादर है. बेसिकली हम डिस्कशन कर देते हैं कि इसका जो फादर है ये भी डायसी है. हालांकि मॉडर्न एज में जब हम बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में ड्यूरिंग द चार्ल्स किंग फर्स्ट and his Chief Justice at that time, Sir Edward Coke, propounded this concept. And he says that the monarch must be subject of the law. Monarch भी लॉ के भीतर ही काम करेगा. भले ही एडवर्ड कुक ने मॉडर्न टाइम में रूल ऑफ लॉ को सजेस्ट किया है. जब हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो एरिस्टोटल और प्लूटो की बात कर रहे थे, और मॉडर्न टाइम में हम बात कर रहे हैं एडवर्ड कुक का. इन्होंने कहा, इन्होंने सिद्धांत दी रूल ऑफ लॉ का और कहा कि राजा भी लॉ के अधीन ही रह के काम करेगा. अब बात आ जाती है ब्रिटिश जूरिस्ट एवी डायसी, जो 1885 में रूल ऑफ लॉ के डिफरेंट डायमेंशन को, डिफरेंट एलिमेंट को डिस्कस किया और उन्होंने रूल ऑफ लॉ को समअप किए अपने 3 सिद्धांतों में, 3 विचारों में उन्होंने समअप किया है. जो पहला उनका सिद्धांत था वह था सुपरमेसी ऑफ द लॉ.
सुपरमेसी ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति लॉ से बरा नहीं है। अगर वह किसी भी तरह का वायलेशन करता है तो लॉ उसको भी पनिश करेगा। और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो आर्टिकल 20 का क्लॉज नंबर 1 में भी वायलेटर्स को पनिशमेंट देने की बात की गई है। मतलब पनिशमेंट की बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। दूसरे पॉइंट में एबी डैसी कहे कि ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ। और तीसरी बात उन्होंने जो कही, तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रीडिपोनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट उनका कहने का मतलब है। और अगर हम प्रीडिपोनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट को डिस्कशन करें तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज करें कि आपका कोई राइट वायलेट हो रहा है और अगर उस राइट को प्रोटेक्ट करने वाला कोई अथॉरिटी है तब तो ये माना जाए कि रियल में उस राइट का भी वायलेशन हुआ है। लेकिन अगर उस राइट को प्रोटेक्ट करने वाला ना तो हमारे पास कोई एजेंसी है और ना ही हमारे पास कोई अथॉरिटी है, तो ऐसे में ये माना जाएगा कि आपका राइट ही वायलेट नहीं हुआ है। इसका मतलब उस राइट की कोई वैल्यू रह ही नहीं जाती है। और इसी बात को एबी डैसी प्रीडिपोनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट में डिस्कस की है। अब बात आ जाती है, क्या इंडिया में एबी डैसी का जो फॉर्मूला है रूल ऑफ लॉ क्या इंप्लीमेंट होता है? तो मेरा ये मानना है कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को देखते हैं, तो हर एक जगह रूल ऑफ लॉ है। और चाहे वो फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी ऐसी आर्टिकल हो, वह रूल ऑफ लॉ का वायलेशन करता नहीं दिख रहा होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ फुल्ली अप्लाई होता है। रूल ऑफ लॉ को बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1982 SC 1325 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ क्या है। उसके बारे में कहा, दिस इज ए नेसेसरी एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी और इर्रेशनल। मतलब सुप्रीम कोर्ट बच्चन सिंह के केस में यह कहना चाह रही है कि रूल ऑफ लॉ का आवश्यक तत्व है कि कानून का मनमाना या तर्कहीन नहीं होना चाहिए। मतलब कानून तर्क के कसौटी पे खरा उतरना चाहिए। इस बात को डिसाइड किया गया था बच्चन सिंह के केस में। दूसरा, ADM जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला AR 1976 सुप्रीम कोर्ट 1207, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ इज द एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रूल ऑफ लॉ मनमानेपन के विचार का विरोध है। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे केस लॉ सुप्रीम कोर्ट ने दिए जिसमें रूल ऑफ लॉ को उन्होंने डिफेंड और डिफाइन करने का प्रयास किया। एक केस है स्टेट ऑफ MP वर्सेस ठाकुर भारत सिंह AIR 1967 SC 1170। Supreme Court held that the federal structure of the Indian Constitution is founded on the certain fundamental principle. One of them is rule of law, which includes the judicial review of the arbitrariness of executive action. भारत का जो संविधान है, जो संघीय ढांचा है, वह कुछ मौलिक अधिकारों पर आधारित है, जिसमें से रूल ऑफ लॉ एक अधिकार है। अगर हम रूल ऑफ लॉ को मौलिक ढांचा या फंडामेंटल राइट का आधार हम मान रहे हैं तो वह एक तरह से न्याय को बढ़ावा देता है। एक दूसरा केस है TN गोदावरमन तिरुमलपेट वर्सेस अशोक खोत 2006, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व किया दिस इज अ कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा
मनमानीपन का जो अभाव है वह पहला एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ का। तो मैंने 4-5 केस के थ्रू आपको ये बताने का प्रयास किया कि रूल ऑफ लॉ है क्या। अगर हम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस लॉ देखें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रूल ऑफ लॉ सामाजिक व्यवस्था का पर आधारित एक सामाजिक न्याय है और रूल ऑफ लॉ समाज में राजनीतिक, नैतिक समानता, आर्थिक विकास, आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक स्वतंत्रता, इन सब सारे चीजों को व्यवस्थित करती है। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, मानवीय गरिमा है, उसमें संतुलन स्थापित करता है और इस बात को इस केस लॉ में कहा गया। अब हम बात करेंगे कि कनेक्शन ऑफ रूल ऑफ लॉ विद द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के साथ में आर्टिकल 14 का क्या इंपॉर्टेंस है, वह रूल ऑफ लॉ को कैसे सपोर्ट करता है, अब ये हमारा डिस्कशन का मैटर है। इसको डिस्कशन करने से पहले आर्टिकल 14 को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 14 को जब हम स्टडी करते हैं तो वहां लिखा हुआ होता है, नो पर्सन शैल बी डिनाइड इक्वली बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के नजर में समान है और कानून उसको इक्वली प्रोटेक्ट करता है, कानून किसी में भेदभाव नहीं करता। लेकिन जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो मुझे लगता है कि ये दो पार्ट जो लिखे गए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कंसेप्ट इंग्लैंड से लिया गया है वह एक निगेटिव विचार है, और जो दूसरा पार्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, एक पॉजिटिव अवधारणा है जो रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करता है। तो पहले तो हम बात ये कर लें कि ये निगेटिव विचार इक्वलिटी बिफोर लॉ है कैसे, क्योंकि यहां हर एक वर्ग, हर एक पीपुल के राइट को की इक्वलिटी की बात की गई है। तो मेरा यहां ये कहना है, क्या इंडिया में हर एक वर्ग का लोग क्या समान है? अगर हम गरीब और अमीर के तौर पे देखें तो यहां भी समानता है नहीं, और अगर गरीब को समान करना पड़े, अमीर के इक्विवेलेंट अगर लाना पड़े, तो उसको प्रिविलेज दिया जाएगा, तभी वो एक गरीब व्यक्ति अमीर के समान हो सकता है, और तभी पॉजिटिव इक्वलिटी की बात इंडिया में हो सकती है। इंडिया में तो डिफरेंट जाति विशेष के भी लोग हैं, सब में एक रूपता, इक्वलिटी हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए मैंने पहले कहा था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ निगेटिव अवधारणा है, कंसेप्ट है। और अब हम बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो एक पॉजिटिव अवधारणा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा था कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है वो भी अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है, और एक गरीब व्यक्ति का भी राइट प्रोटेक्ट हो सकता है, और उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और डिफरेंट लॉ में अलग अलग तरह के प्रोविजंस बनाए गए हैं, जैसे एसपीडी ट्रायल, जैसे पीआईएल, जैसे आपका लीगल एड, इस सब तरह के प्रोविजंस हैं। और एक गरीब व्यक्ति का भी राइट प्रोटेक्ट हो सकता है, और एक अमीर व्यक्ति वो अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सम एक्सटेंट कुछ पैसे खर्च करके अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है। मतलब कहने का है कि गरीब और अमीर दोनों व्यक्ति का राइट प्रोटेक्ट हो सकता है। जिसके पास मीन्स नहीं भी है उसकी भी राइट प्रोटेक्ट हो जाएगी, और जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है उसकी भी राइट प्रोटेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंडिया में तो संभव है।
और रूल ऑफ लॉ के भीतर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसको सपोर्ट करता है। अब अगर हम बात करें इसके भीतर कुछ केस लॉ, जैसे सबसे पहला जो पीएल का कंसेप्ट आया था, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है, अगर कोई अनफिल्ड वैकेंसी है उसके कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन था। मतलब वो कैरी फॉरवर्ड करके रिजर्व कैटेगरी को आने वाले कल में उस वैकेंसी को भरा जा सकता था। बट एक दूसरा सुप्रीम कोर्ट का केस, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, जिसमें कहा कि रिजर्वेशन का जो कैरी फॉरवर्ड की कैटेगरी है उसकी लिमिट फिक्स कर दी गई और बताया गया कि 50% से एबव सीलिंग जो है रिजर्वेशन का वह नहीं होना चाहिए। यह भी तो रूल ऑफ लॉ ही है, और यह भी रूल ऑफ लॉ के द्वारा ही प्रोटेक्ट हो रहा है। एक दूसरा केस लॉ है एमएच हॉसकोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AAR 1978। इस केस के द्वारा फ्री लीगल एड का कंसेप्ट लाया गया, और फ्री लीगल एड जिस व्यक्ति के पास वह पॉपर है या इंडिजेंट है उसकी भी राइट प्रोटेक्ट हो सकती है। वह कैसे होगी? तो उसके लिए हमारे सीआरपीसी के भीतर सेक्शन नंबर 303 और 304 के प्रोविजंस स्पेसिफिकली लिखे गए, और जब आज के डेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS लिखा गया तो उसके भीतर सेक्शन 341 के प्रोविजंस को लाया गया, और इससे जो है जो गरीब तबके के लोग हैं उसके भीतर उसकी राइट को प्रोटेक्ट किया गया। जब उसकी राइट प्रोटेक्ट होती है तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की जो थ्योरी है आर्टिकल 14 का वह सही हो जाता है। उसी तरह से हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें कहा गया कि जितने भी प्रिजनर्स हैं उसके भी अपने फंडामेंटल राइट हैं। प्रिजनर के साथ इनह्यूमेन बिहेव करने से मना ही किया गया कि आप उसके साथ भी इनह्यूमेन बिहेवियर नहीं कर सकते। ऑफेंडर कोई भी व्यक्ति एक बार उससे ऑफेंस भी, क्या वो जिंदगी भर ऑफेंडर ही कहलाएगा? तो इस बात से जो है रोका गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, जिसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई। मतलब भेदभाव की बात नहीं कही गई, इक्वलिटी की बात की गई। और ये जो केस लॉ है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 को सपोर्ट करता है। दो तीन केस लॉ और भी बड़े इंपॉर्टेंट है जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को सपोर्ट करता है। रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1987 सुप्रीम कोर्ट इस केस में कहा कि जितने भी टीचर्स हैं जो एडहॉक टीचर्स हैं उसके साथ में रेम्युनरेशन मनमाना नहीं किया जा सकता। मतलब आप उसको कम और रेगुलर एम्प्लॉय को ज्यादा रेम्युनरेशन नहीं दे सकते। इसका मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है एम्प्लॉयर को नहीं करना चाहिए, एडॉक्सिज्म से बचना चाहिए, ये इस केस लॉ में डिटरमाइन किया गया था। उसी से रिलेटेड एक दूसरा केस है धीरेन्द्र चमोली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। द कोर्ट affirmed that the casual worker performing the same tasks as a regular employee are entitled to same pay। मतलब रेगुलर वर्कर अगर सेम काम कर रहा है और दूसरे जो वर्कर हैं एडॉक वो भी अगर सेम काम कर रहा है तो उसको पैसे भी उसी के अकॉर्डिंगली मिलना चाहिए। अब हम रूल ऑफ लॉ में दो बात तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। पहला सुपरमेसी ऑफ लॉ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। दूसरा पॉइंट इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने डिस्कस कर लिया। और तीसरा जो पॉइंट था प्रीडिमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, उस पे मैं
थोड़ी सी प्रकाश डालने वाला हूं। प्रीडिमोनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की लीगल राइट वायलेट होता है तो उसके लिए भारत में, इंडिया में अथॉरिटी है, और वह अथॉरिटी हाई कोर्ट भी है और वह अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट भी है, और उसके लिए रिट भी होता है। आर्टिकल 32 रिट इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को है, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को रिट करने की, इशू करने की पावर है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी है। और जब हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, जो रेमेडी आर्टिकल 32 और 226 के थ्रू मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एविडेंसी का जो प्रिंसिपल है इंडिया में फुल्ली अप्लाई होता है। लास्टली हम आप लोगों को एक और स्पेशल बात समझाना चाह रहे हैं। अगर आप रूल ऑफ लॉ को पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा आर्टिकल 12, 13, 19, आर्टिकल 20 और आपको आर्टिकल 21 को रूल ऑफ लॉ के साथ में कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए विथ केस लॉ। अगर आप ऐसा करते हैं तो रूल ऑफ लॉ को सही मायने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में आप समझ पाएंगे। शायद मुझे लगता है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।